सभी को नमस्ते। क्लास शुरू करने से पहले सबसे जो देश योग की स्टैंडर्ड प्रेयर्स है वो प्रेयर करके मैं क्लास शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं फॉर्मल। मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि पेन पेपर लेके बैठे, जो भी समझ में आए उसको लिखते जाएं, अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें और जो भी न समझ में आए आप उसको अपने क्वेरीज भी लिखते रहें। हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, अलग से उसका सेशन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो इसलिए आप लोग पेन पेपर लेके बैठे और लिखते रहें। ठीक, पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग इंटरनेशनल योग दिवस के बारे में जानेंगे। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं IDY पे, इंटरनेशनल डे ऑफ योग। और मेरा एक सभी लोगों से कॉमन निवेदन है, सभी पहले भी मैं हर जगह ही करता रहता हूँ, आप इसको योगा न पढ़ा करें, इसको आप योग पढ़ें। योगा सही शब्द नहीं है, योग ही सही शब्द है। तो यहाँ से जस्ट में मेरा निवेदन है, जितने लोग प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम IDY के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल योग डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाने। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 69th संयुक्त राष्ट्र महासभा 69th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की
बात पूरी दुनिया के सामने रखी। और यह प्रपोजल 11 दिसंबर 2014 को अप्रूव हुआ, जिसमें 21 जून को आईडीवाई की तरह स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रपोजल को 177 टोटल 193 कंट्रीज ने वोट किया, जिसमें से 177 इसके फेवर में रहे। और जो प्रथम योग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरी दुनिया में 21 जून 2015 को मनाया गया। ठीक है, जो विजन क्या था, जो आईडीवाई है उसका विजन क्या है, यह जान ले। विथ ए विजन टू प्रमोट योगा टीचिंग एज ए कैरियर ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सर्टिफिकेशन ऑफ योग प्रोफेशनल एंड योग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। उस समय जब प्रथम योग दिवस मनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, यह भारत सरकार का यह विजन था कि योग जो टीचिंग है यह इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सेट करने के लिए नहीं। तब उस समय भारत सरकार ने सोचा कि हम योग के प्रोफेशनल को सर्टिफाई करेंगे, और सर्टिफिकेशन जो शुरू हुआ 22 जून 2015। और यह डेट जरूर याद रखें कि 22 जून 2015 से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार और उस समय जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनका एक ज्वाइंट वेंचर है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो और उसके अलावा जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, यह तीन जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सीआईआई जो नाम है उसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और थर्ड है फिक्की। तो ये तीन एसोसिएशन मिलके बना है। थोड़ा सा जस्ट क्यूसीआई के बारे में जानते हैं। और शुरू में 22 जून 2015 से लेके लगभग जून 2018 तक योग के प्रोफेशनल, जो योग के संस्थान हैं, उनका सर्टिफिकेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्षमा करें, क्यूसीआई के थ्रू होता रहा। लेकिन 2018 में, मार्च 2018 में भारत सरकार ने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का गठन किया, और जो जून 2018 से शुरू हो गया। तो आज की डेट में जो इंडिया में योग सर्टिफिकेशन, योग के प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन या योग के संस्थानों का सर्टिफिकेशन, यह जो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके द्वारा ही किया जाता है। और मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में यह अकेला ऐसा संस्थान है जो योग के प्रोफेशनल्स को या इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। वाईसीबी जिसका नाम है, यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बनी हुई एक संस्था है, आप ये जानें। और वाईसीबी काम कैसे करता है? वाईसीबी ये 4 कमेटियों में बटा हुआ है, उसके अलग अलग अध्यक्ष हैं। इस तरह वाईसीबी काम करता है अपना। और कितने तरह के सर्टिफिकेट देता है वाईसीबी इस समय? योग प्रोफेशनल को 8 तरह के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है। सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं? ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वर्तमान में जब हम लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं, तब उस समय वाईसीबी 8 तरह का सर्टिफिकेट दे रहा है। योग वॉलेंटियर, योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर एंड इवेल्युएटर, योग मास्टर, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, योग थेरेपिस्ट एंड असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट एंड योग थेरेपिस्ट, और लास्ट है थेरापेटिक योग कंसल्टेंट। यह टोटल 8 तरह के सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल्स को वाईसीबी उपलब्ध कराती है।
ये सब आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए जिस संस्थान से हम जुड़ने जा रहे हैं, जहाँ से हम सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसके बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा, आप देखें आपका उस आपके उस कोर्स का नाम भी यहाँ पर होना चाहिए। किसी ने योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए कोई अप्लाई करता है, कोई योग टीचर के लिए करता है, कोई योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करता है। और अभी ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स को, ये तो प्रोफेशनल्स की बात हो गई, जो योग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनका सर्टिफिकेशन। लेकिन जो संस्थान है उनका सर्टिफिकेशन 4 कैटेगरी में है। वह कैटेगरी कौन कौन से है? लीडिंग योग इंस्टीट्यूशन, योग इंस्टीट्यूशंस, योग ट्रेनिंग सेंटर और योग थेरेपी सेंटर। यह 4 तरह का सर्टिफिकेशन संस्थानों को वाईसीबी के द्वारा मिलता है। अच्छा साथी, अब हम आगे चलते हैं इस यात्रा में। आयुष, जो आयुष मंत्रालय है, मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी को आयुष का फुल फॉर्म जरूर ही पता होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर यह लिखा गया है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, ए से, वाई से होता है योग एंड नेचुरोपैथी। यहीं पे ध्यान दे रहे, ज्यादातर लोग इसको योग बोल के आगे निकल जाते हैं। तो आयुष, योग एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इसी का आयुष मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने इसीलिए किया है कि इतनी सारी चीजों को हम एक साथ प्रमोट कर पाए। आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यूनानी और सिद्धा जो है ये भी ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम। यह भी बहुत ही फेमस और पुरानी विधा है बीमारियों के इलाज की। और एक अगर आप कभी भारत सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखे जहाँ पे योग की बात हो या कॉमन योग प्रोटोकॉल की जो बुकलेट निकलती है, तो देखेंगे तो वहाँ योग का उद्देश्य क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है योग फॉर हार्मोनी एंड पीस। अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो हार्मोनी और शांति, दो चीज अचीव होता है, हार्मोनी और पीस। अगर इतना ये 2 शब्द याद रखेंगे तब आप समझ जाएंगे। आप योग के बेनिफिट को अगर लिखना शुरू कर देंगे तो आप हजारों बेनिफिट लिख सकते हैं। हार्मोनी और पीस, यह 2 शब्द, जहां भी 2-4 चीजें हैं उनके बीच हार्मोनी स्टैब्लिश करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट न रहे, ऑल इंक्लूसिव सिस्टम, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है। योग वास्तव में ऑल इंक्लूसिव सिस्टम, सबको एक साथ लेकर चलने वाला, सभी के विचारों का सम्मान करने वाला, ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो विद्या है, उसी को योग कहते हैं। और जब कोई विद्या ऑल इंक्लूसिव हो जाए और हार्मोनी स्टैब्लिश कर दे तो शांति आ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए योग का जो टैगलाइन रखा गया है किसी भी कार्यक्रम का, कॉमन योग प्रोटोकॉल में आप देखेंगे तो हार्मोनी एंड पीस, पहले हार्मोनी फिर पीस। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो IDY इंटरनेशनल योग दिवस का जो लोगो है, आप लोग लोगो जरूर एक बार जाके ध्यान से देखिए। उसमें कैसे है, एक आदमी बैठा हुआ योग अभ्यास कर रहा है, उसका हाथ ऐसे ऊपर है और पूरी धरती को उन्होंने कवर कर रखा है। तो इंटरनेशनल योग दिवस का यही मतलब है कि हम पूरे देश को, पूरे धरती को योग विद्या से भर दें। चारों तरफ योग का ही प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हार्मोनी और पीस तो पूरी दुनिया में चाहिए। इसलिए वो ध्यान से एक बार वो लोगो जरूर देखिएगा और उसमें नीचे देखिए कि जो मनुष्य बैठा हुआ है, जो व्यक्ति योग अभ्यास कर रहा है, उसके पेट के आसपास से 4 पत्तियां, 4 एक लीव से 4 कह सकते हैं पंखुड़ियां निकली हुई हैं। अगर आप उसको समझें तो वह 4 योग के मार्गों का को रिप्रेजेंट कर रहा है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और
वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और नॉलेज, राजयोग। चौथा, वर्क हो गया कर्मयोग, वर्शिप हो गया भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल राजयोग, एंड नॉलेज मतलब ज्ञान योग। तो उस व्यक्ति जो भी योग अभ्यास करते हो, जो सिंबल है देखिए 4 पत्तियां निकली हुई हैं, उसका भी आप लोग महत्व समझ गए। तो यह जो शुरू के ये 11 पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ शायद आपसे कभी कोई न पूछे, कभी लेकिन पूछा भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें वाईसीबी, आयुष मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में ये बेसिक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम योग को डिफाइन करने की बात करते हैं। योग है क्या, हम उसके डिफिनीशन को समझेंगे। कभी भी आपसे कोई पूछे कि योग का क्या डिफिनीशन है, मैं एक लाइन बता रहा हूँ, आप हमेशा अगर ये बोल देंगे तो एकदम परफेक्ट लाइन रहेगा। इसी लाइन को अलग अलग तरह से बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इसी एक लाइन को अब आप हमेशा याद रखिए, योग इज डिफाइंड एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस। बस इतना ही एक लाइन अगर बोल देंगे तो योग की पूरी परिभाषा हो जाएगी। स्पिरिचुअल साइंस, जैसे आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो चीज हमेशा साथ साथ चलती है। साइंस का मतलब होता है कि जहां पे बेसमूल सिद्धांतों की बात हो, और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कोई मशीन बना ली जाए, कोई प्रक्रिया बना ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए, जिससे वो साइंस, जो साइंटिफिक रूल है, वो साइंटिफिक रूल जो कहता है, उसमें जो बातें कही जा रही हैं उसको हम अनुभव के स्तर पर देख मशीन से। तो एक मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस होता है वो मूलभूत चीज है, टेक्नोलॉजी उसी साइंस का इस्तेमाल है। उसी टेक्नोलॉजी को आप डिसिप्लिन कह सकते हैं। जैसे अनुभव के लिए कहे, जैसे मैं कहता था इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सब फिजिक्स की ब्रांचेस। जैसे फिजिक्स जो है साइंस है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करके कोई मशीन बने तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। कहते हैं देखो ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो एक चीज हमेशा होता है साइंस, और दूसरा चीज होता है टेक्नोलॉजी। उसी टेक्नोलॉजी को आप डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। तो ये अब मुझे लग रहा है मैं समझाने के लिए आपको बता दें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। तो योग भी ऐसा ही एक साइंस है, योग विज्ञान भी ऐसा ही एक साइंस है, ऐसी ही एक प्रक्रिया है। तो ये डिफिनीशन फिर से ध्यान दें, एक चीज, और ये अध्यात्म के डोमेन में है। योग पूरा चीज अध्यात्म के डोमेन में है, यह मटेरियल के डोमेन में नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल आप जानते हैं, मशीन कोई बनी, कोई मशीन आप देख सकते हैं, यहाँ चेतना के स्तर पर वही बात हो रही है। तो एक होता है स्पिरिचुअल साइंस या फिलॉसफी जिसको आप कह सकते हैं, या सटल साइंस, सूक्ष्म विज्ञान कह सकते हैं, चेतना का विज्ञान। यह चेतना का विज्ञान होता है, और चेतना के विज्ञान की अलग अलग विधियां भी हैं। अलग अलग विधियां मतलब मान ली उसी चेतना को किसी ने किसी, जो ऋषि लोग होते हैं वो उसका अभ्यास करते हैं, उस खुद ध्यान की अवस्था में बैठ के नई नई विधियां निकालते हैं। तो जो चेतना का विज्ञान अगर कहें, हम ये समझें जो भी सांख्य योग, पतंजलि योग दर्शन, या अद्वैत, द्वैत अद्वैत, यह सब स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हैं। तो जो चेतना का विज्ञान होता है, उसमें हर विज्ञान की अपनी अलग अलग विधियां, मतलब उसमें क्या, मान ली कोई साइंस है, एक साइंस को आप अभ्यास करते हैं तो क्या अचीव करेंगे, साइंस क्या समझाता है।
तो यानी हर फिलॉसफी का एक फिलॉसफिकल आइडियल होता है कि यह मैक्सिमम वाला चीज यह अचीव, अगर आप सांख्य योग का अभ्यास करेंगे तो आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। आप पतंजलि योग दर्शन का अभ्यास करेंगे, ये वाला चीज अचीव करेंगे। कोई कहता है हठ योग का अभ्यास करेंगे तो हमारी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, हमारे सातों कुंडलनी ऊपर चढ़ी जाएगी, ऐसा के लोग कहते हैं। कोई कहता है हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेंगे, कोई ये कहता है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जो अध्यात्म विज्ञान होता है अलग अलग हो सकता है, और हर विज्ञान के अपने अपने आदर्श हो सकते हैं। उस आदर्श को अचीव करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी को स्पिरिचुअल अनुशासन, उस वहाँ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो वर्ड लिखा है। तो किसी भी स्पिरिचुअल साइंस में, किसी भी अध्यात्म विज्ञान में, किसी भी सूक्ष्म विज्ञान में जो हाईएस्ट आइडियल रखा गया उसको अचीव करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी को योग कहते हैं। तो मैं ये डिफिनीशन फिर से पढ़ रहा हूँ, कोई भी आपसे योग पूछे योग क्या है तो एक लाइन बोलिए, योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस। इतना बोल देंगे योग की परिभाषा एकदम हो जाती है। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। यह एग्जाम वगैरह में कभी कोई लिखना हो, कोई पूछा तो ये लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। Yoga is defined as a spiritual discipline based on a subtle or spiritual science to achieve philosophical ideal as mentioned in spiritual science। तो जैसे योग अभ्यास आप करेंगे, कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली आपको जो उस साइंस में फिलोसफिकल आइडियल है वो अचीव करना है। तो फिर अगली लाइन है कि एज देयर एग्जिस्ट मैनी फिलोसफीज सो देयर आर मैनी योगा ट्रेडिशन। तो जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत सारे विद्याएं फिलोसफीज एग्जिस्ट कर रही हैं और हर फिलोसफी के अपने अपने फिलोसफिकल आइडियल हैं, तो इसी तरह इसी वजह से डिफरेंट योग ट्रेडिशन संभव हैं। कोई कर्मयोग, कोई भक्ति योग, कोई राजयोग, कोई ज्ञान योग, कोई मंत्र योग, कोई लय योग, कोई सहज योग, अलग अलग नाम से आप जानते हैं। तो हर आदमी अपने अपने योग को एक अलग विधा का नाम देके बैठ जाता है। तो जितने फिलॉसफीज आएंगी उतने तरह के योग की विधाएं हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है मैं योग आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि योग क्या है। कभी कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बोलना है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। किसी भी योग ट्रेडिशन में चाहे आप जो लें, कोई भी स्पिरिचुअल साइंस होगा उसके आपके, या सूक्ष्म विज्ञान होगा उसके, उसको जो उस सूक्ष्म विज्ञान में जो भी हाईएस्ट फिलोसफिकल मॉडल है उसको हमें अचीव करना है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, जो अगला पॉइंट है, टू कॉमन एस्पेक्ट्स। किसी भी योग के विज्ञान में चले जाएंगे, चाहे जिस रास्ते से चले जाएं, हमेशा दो चीज होता है। सबसे पहला चीज तो हमें यह है कि जो उस फिलॉसफी में सबसे हाईएस्ट आइडियल क्या है वही हमें अचीव करना है। और जो हाईएस्ट आइडियल होता है इसी को उस फिलॉसफी का कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य अचीव करना, मोक्ष प्राप्त कर ले, कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर ले। अब उस फिलॉसफी के हिसाब से मोक्ष अलग हो सकता है। अगर आप सपोज करिए कि मैं ये कहूँ कि आप हठ योग फॉलो करते हो, तो हठ योग में मोक्ष का क्या मतलब है कि जहाँ इड़ा और पिंगला नाड़ियां आज्ञा चक्र पे आके मिल जाए। अब लेकिन कोई सांख्योग वाला व्यक्ति है, सांख्योग वाले व्यक्ति के लिए कैवल्य का क्या मतलब होता है कि जब पुरुष और प्रकृति अलग हो जाए। कर्म योग वाले व्यक्ति के लिए क्या मतलब होता है कि जब वो कर्ता भाव पूरी तरह समाप्त हो जाए।
तो कैवल्य का परिभाषा हर फिलॉसफीज में अलग अलग हो सकता है, और उस फिलॉसफी के लिए वही उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो यानी किसी भी योग ट्रेडिशन में दो चीज होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हाईएस्ट फिलोसफिकल आइडियल है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो जो चीज आप करेंगे वो उस योग ट्रेडिशन का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला है, मैं लाइन से पढ़ देता हूँ, एवरी योग ट्रेडिशन एम्स टू अचीव इट्स ओन कैवल्यम ऑन फिलोसफिकल आइडियल ऑफ, इनफैक्ट ये वर्ड होना चाहिए ऑफ, ठीक है। This is primary objective of yoga. A second है to achieve kaivalyam. Every yoga tradition asks to establish harmony between physical and spiritual aspect of life. और फिर जो आपका शारीरिक और अध्यात्म एस्पेक्ट है उसके बीच हार्मोनी होनी चाहिए, और यह हार्मोनिक इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रक्रिया बताई जाती है उसमें वास्तव में हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यह सारे वेल बीइंग हमारी होती है, हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाता है। यह सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो तो जो कोई भी योग ट्रेडिशन है, कोई भी योग विद्या है, संसार में ज्यादातर लोग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से उसको अपनाते हैं कि यह हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक फायदा देता है, हमारे बीमारियों को हमसे दूर करता है, हमारा दिमाग शांत करता है, यह होता है। तो जो प्राइम, लेकिन योग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यह नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमें मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मुझे लग रहा है मैं इस बात को समझा पाया, किसी भी योग में हमेशा यही दो चीज होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी योग ट्रेडिशन फेमस हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से होता है। प्राइमरी तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, कौन कैवल्य प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, यह इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोग संसार के जो लोग हैं, जो सांसारिक एक्टिविटी में लोग हैं, वो अपने हेल्थ मेरा ठीक रहे, मेरा मानसिक अवस्था ठीक रहे, मेरा समाज में मेरा अच्छा सोशल वेलबींग रहे, मेरा शरीर इस बात के लिए तैयार रहे, बस इतना ही, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब मैं एक योग की एक और डिफिनीशन, इस पूरी बात को इंक्लूड करते हुए एक और डिफिनीशन योग की बताना। तो आप ये भी, जो भी डिफिनीशन है, आप कहीं भी बोलना हो तो आप ये बोल देंगे तो परफेक्ट सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा, हाँ इनको योग की परिभाषा आती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, योग में बी डिफाइंड एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल ऑल स्पिरिचुअल साइंस टू अचीव harmony between mind, body and soul, thereby giving the aspirant kaivalyam, mukti and moksha। यह चीजें, योग का अभ्यास, योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक विधा है, आध्यात्मिक अनुशासन है, जो एक अध्यात्म के विज्ञान अथवा सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जिसका अभ्यास करने से जो साधक है उसके माइंड, बॉडी एंड सोल, उसके मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के बीच एक हार्मोनी स्टैब्लिश हो जाती है। और हार्मोनी जिसको स्टैब्लिश हो जाए, ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है कि ये तो कैवल्य को प्राप्त हो गए, मुक्ति, मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, मोक्ष मिल गया। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि मैं योग की परिभाषा बता पाया। और हमेशा ये याद रखें, ये तीसरी वाली परिभाषा थोड़ा सा ऑल इंक्लूसिव है कि योग क्या होता है और उसको अभ्यास करने से क्या अचीव होता है, और फाइनल टारगेट, तीनों चीज इसमें आ गया। तो ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखें, कभी भी आपसे आज के बाद कोई पूछे योग क्या है तो एक लाइन पहले बोल दीजिए, योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन और अगर डिटेल करना हो तो योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल साइंस और ए स्पिरिचुअल साइंस फॉर अचीविंग
harmony between body, mind and soul, thereby giving the aspirant कैवल्यम, मुक्ति या मोक्ष। ठीक है, तो ये कैवल्य, मुक्ति या मोक्ष हर स्पिरिचुअल साइंस में अलग अलग हो सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, कोई आपसे पूछे चाहे एग्जाम्पल बताइए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल साइंस का एग्जाम्पल बताए, तो हमेशा दो, बहुत सारे एग्जाम्पल है बहुत, लेकिन यहाँ दो लिखा हुआ है, दो ध्यान में रखें। सांख्य योग, जैसे सांख्य योग वास्तव में थ्योरेटिकल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, लेकिन सांख्य योग का अभ्यास, उसमें जो फिलॉसफी बताई गई है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हो जाए, पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग समझे, वह अचीव करने के लिए जो विद्या है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, वो पतंजलि जी का राजयोग है। तो पतंजलि योग दर्शन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, और स्पिरिचुअल साइंस उसका क्या है, सांख्य योग। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, शैव योग, आपने नाम सुना होगा। शैव योग जो है यह स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, वो किस पे बेस्ड है, शैव सिद्धांत। जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, साइंस है, वह है शैव सिद्धांत। यह दो एग्जाम्पल है ऊपर की परिभाषा को समझाने के लिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल साइंस दोनों क्या है। अच्छा, अब आते हैं इटिमोलॉजी ऑफ योग। इटिमोलॉजी जो शब्द का मतलब होता है, वास्तव में ये शब्द विज्ञान कह सकते हैं। योग जो शब्द है यह कहाँ से आया है, क्या करता है ये, हम इसकी बात करेंगे। तो योग जो शब्द है यह संस्कृत में एक वर्ड है युज, युज से ही योग बना है। इसका क्या मतलब होता है, यूनियन, और मतलब टू यूनाइट और टू योग, दो चीजों का योग हो जाए, यूनियन बन जाए, या एक चीज दूसरे पे जाके फिट बैठ जाए, हार्मोनी स्टेब्लिश हो जाए, इस चीज के लिए योग, संस्कृत में जो शब्द है युज, उसी से योग निकला हुआ है। तो अब जैसे क्या चीज यूनाइट हो जाए, क्या चीज योग हो जाए, उसके लिए यहाँ लिखा गया, योग इज देयर फॉर टेक्नोलॉजी टू अचीव। पहला चीज है कि यहाँ से यूज मतलब यूनाइट किस चीज का, हमारा जो मेंटल, फिजिकल, वाइटल, साइकोलॉजिकल, साइकिक, सोशल और स्पिरिचुअल, ये जितने डोमेन हैं, ये सारे आपस में यूनाइट हो जाएं तो भी योग कहा जाता है। दूसरा, जो हमारी ज्योमेट्री है, मेरा शरीर है, जैसे मेरा शरीर दिख रहा है और एक पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, अगर मेरा शरीर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाए, एलाइन हो जाए, मेरे शरीर की हर एक्टिविटी ब्रह्मांड के लिए ही रहे, पूरे कायनात का भला सोचें, तब यानी कि मैं यूनाइट हो गया, मैं ब्रह्मांड से मिक्स हो गया, यह योग का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड जो है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शसनेस विथ यूनिवर्सल एंड सुप्रीम कॉन्शसनेस, यह भी समझ सकते हैं। तो यह तीन चीजें आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ज्योमेट्री कॉस्मिक में चली जाए, मेरा इंडिविजुअल कॉन्शसनेस कॉस्मिक या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में चला जाए, और जो मेरी 5 लेयर हैं, जो और भी लेयर जैसे अलग अलग नाम से, लेकिन अदरवाइज जैसे हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वह पांचों लेयर जब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, यूनाइट हो जाए, तब उसको योग कह सकते हैं कि हम ऐसा अचीव करें। तो युज शब्द का मतलब यही है। पाणिनि एक नाम है जो लोग जानते हैं, संस्कृत में व्याकरण लिखने का काम महर्षि पाणिनि जी ने किया है। पाणिनि जी की एक धातुपट, एक कोई पुस्तक होगी, इसकी मेरी जानकारी नहीं है इतना, उसमें भी योग को 3 रूट्स मेंशन किए गए हैं। तो कोई इटिमोलॉजी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, शब्द विज्ञान, तो योग का जैसे क्या है, युज समाधो, योग कोई आपसे अगर ये 3 शब्द याद रखेंगे तब भी आप योग को देखें, 3 तरह की डिफिनीशन और बन जाती है। युज समाधो, जब पुरुष और प्रकृति आपस में अलग अलग हो जाएं, तब
कहा जाता है कि योग हो गया। यह पतंजलि योग दर्शन का यही मूल मंत्र, सेपरेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। तो योग शब्द को युज समाधव से भी आप समझ सकते हैं, ये पाणिनि जी ने लिखा। फिर दूसरा है युजिर योगे। युजिर योगे मतलब कि अब इसमें क्या है, देखिए समाधव जो पतंजलि जी का सिस्टम है सेपरेशन की बात करता है, यानी पुरुष और प्रकृति अलग हो जाएं, वहां अलग होंगे। युजिर योगे, युजिर योगे दूसरा वाला है, ये हठ योग का सिस्टम है। यह क्या कर रहा है, ये अलग होने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कुंडलिनी और परमात्मा का विलन हो जाए। जो आगे जब मैं क्लासेस बताऊंगा, इड़ा पिंगला और कुंडलिनी तीन चीजें हैं, तीनों का जब एक साथ आज्ञा चक्र पे मिलन हो जाए तब उसको कहते हैं कि युजिर योगे। दो चीज, तीन चीजों का योग हो गया, जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ। तीसरा जो है, इन सब की डिटेल में भी आगे बहुत चर्चा होगी। तीसरा है युज संयमने या अद्वैतवाद। जो अद्वैत अद्वैत सिस्टम यहाँ लिख लेते हैं, तो लग रहा है जो अद्वैत सिस्टम है, अद्वैत सिस्टम यह कहता है कि आत्मा इज द ओनली एलिमेंट। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे लैपटॉप मोबाइल, यह सब कुछ आत्मा का ही परिवर्तित रूप है। तो अगर आप योग अभ्यास करके अद्वैत सिस्टम में जो कहते हैं आत्मा, अगर आप देख लिए, आत्मा से जुड़ गए, तो उसको कहते हैं युज संयमने। तो देखिए ऊपर जो वर्ड है, मैं बोला द टर्म योगा है, योग है, सॉरी, द टर्म योग हैज ओरिजिन इन संस्कृत वर्ड युज। तो युज से, युज को पाणिनि जी ने तीन तरह से बताया, युज समाधो, युजिर योगे, युज संयम ने। तो एक में हो गया पतंजलि जी का सिस्टम, एक हठ योग का सिस्टम, अद्वैत सिस्टम, ऐसा पाणिनि जी ने लिखा। तो ये इटिमोलॉजी ऑफ योग, मुझे लग रहा है मैं शब्द विज्ञान बता पाया कि इटिमोलॉजी ऑफ योग क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको लिख रहे होंगे। मैं बहुत धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ जिससे आपको लिखने का भी पर्याप्त समय मिल जाए। तो देखिए दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं और आगे चलता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, योग को लेके समाज में कुछ मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, गलत धारणा बनी हुई है। वह मिसकंसेप्शन क्या है, यह जान। ज्यादातर लोग योग कहते हैं, हम सुबह उठ के योग अभ्यास करते हैं, बस हम, मैं योग करता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ। वो बस बेसिकली क्या है कि योग को फिजिकल ही लेते हैं। योग कोई फिजिकल चीज नहीं है। जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जो अब आप अभ्यास कर रहे हैं, देश योग में इसको विवेक क्रिया कहते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, कोई कपालभाति का अभ्यास करते हैं, खूब ढेर सारा। जो भी ये फिजिकल लेवल पे ये कर रहे हैं, यह वास्तव में यह योग नहीं है, बल्कि यह आपको आगे की अवस्था में ले चलने के लिए तैयारी मात्र है। तो योग को सिर्फ फिजिकल न समझें। बहुत लोग बोलते हैं मैं रोज 1 घंटे योग करता हूँ, फिर बोलेंगे मैं ध्यान करता हूँ। अब दोनों तो एक ही चीज हुआ, ध्यान भी योग है, ये भी ध्यान है। लेकिन अब उसको तो कहते हैं, फिजिकल वाले कहेंगे मैं योग करता हूँ, फिर ध्यान को अलग कर देते हैं। तो जो फिजिकल लेवल पे आप जो एक्टिविटी करते हैं, यह वास्तव में प्रिपरेटरी स्टेज है, आपको आगे की विधा के लिए तैयार। तो पहला जो योग का मिसकंसेप्शन है, योग कोई शारीरिक चीज नहीं है, जो शारीरिक अभ्यास करते हैं यह तो आगे ले जाने के लिए। दूसरा जो है, एक जो मिसकंसेप्शन है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं बस योग करो, फिट रहो, हेल्दी रहो, बस। योग फिट और हेल्दी रहने के लिए नहीं है। योग का असली उद्देश्य तो आपको मुक्त करना है। कभी भी योग का टारगेट, या आपसे कोई पूछे क्या उद्देश्य है, तो योग का जो टारगेट है, मुक्त होना, कैवल्य को अचीव करना। उस प्रोसेस में, कैवल्य को अचीव करने के प्रोसेस में
आप बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे आपका वेलबींग होता है, हेल्दी लाइफ मिलता है। यह सब योग का बाई प्रोडक्ट है, यह मुख्य प्रोडक्ट नहीं है। तो ये योग का मिसकंसेप्शन के लिए ये बात याद रखें कि जब तक आपको कैवल्य नहीं मिलता है तब तक आप योग का सही बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तीसरा जो है जो योग का मिसकंसेप्शन जनरली एक ये है कि योग का मतलब हिंदू रिलीजन, किसी एक धर्म से ज्यादातर लोग जोड़ देते हैं। योग किसी एक धर्म की बात नहीं करता, न किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। योग यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे तो योग अभ्यास तो हर व्यक्ति कर रहा है और करता रहता है। कोई यह नहीं कि अभी अभी क्या कहते हैं योग अभ्यास शुरू हुआ है या हिंदुज्म से आया है, इस्लाम से आया, ऐसा नहीं। अलग अलग नाम से लोग कर रहे हैं, जानते थे यूनिवर्सल नेचर का है। योग तो तब से शुरू हुआ है जब से ये धर्म वगैरह थे ही नहीं, तब से योग अभ्यास चल रहा है। तो इसीलिए यह दिमाग से निकाल दें कि योग किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई विद्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर अगला जो है एक मिसकंसेप्शन है, हालांकि इसमें ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग इसको गलत भी मान सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। चौथा लेते हैं। चौथा पॉइंट है, योग कहा जाता है कि योग को इंडियन ओरिजिन मानते हैं, कहते हैं कि योग भारतीय ओरिजिन का है। ऐसा नहीं है, यह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं। योग तो तब से चल रहा है जब से मानव सभ्यता, जब से जीवन आया है, मानव भी न कहें, इवन और कोई जानवर भी, जो भी तरह का जीव है, हर जीव अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, कर रहा है। हर सभ्यता अपने आप को इवॉल्व करने मतलब अपने से बाहर क्या है वो देखने की कोशिश कर रही है। तो जब भी आप एक्सपेंशन की बात करें, अपने अपनी चेतना को बढ़ाएं, इसी को तो योग कहते हैं। अब मैं ये कैसे कह दूं कि योग सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं। योग जब से मानव जीवन शुरू हुआ है या जब से जीव शुरू हुआ है तब से योग चल रहा है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पहला जीव भारत में ही बना। ठीक है, इसलिए मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, आप चाहें तो इसको डिनाई भी करें, जो आपकी इच्छा हो, मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम योग टेक्स्ट में ये बात लिखी है कि योग इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं लिखा हुआ, मैं यही मानता हूँ, लेकिन ये भी हर जगह लिखा हुआ है कि योग जो है डाउन सिंह जब से मानव जीवन शुरू हुआ तब से। तो इसलिए जब मानव जीवन तो पता नहीं कहाँ शुरू हुआ है, तो हम कैसे ये कहें कि भारत में ही है। लेकिन यह बात सत्य है कि योग ने अपनी पीक, क्लाइमेक्स ऑफ द सीन इंडिया में ही अचीव हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। योग ने अपनी उच्चतम अवस्था, शिखर, यहाँ जो कहिए कि हाईएस्ट लेवल का कैवल्यम, जो अपने आप को जो लिबरेट कर पाए, जो एक्सपैंड कर पाए, यह भारत में ही संभव हुआ है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्मांड मैं खुद हूँ और दूसरा कुछ नहीं है, पूरा चारों तरफ मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं। यह योग के मिसकंसेप्शंस हैं, 4 पॉइंट हैं, आप और भी बढ़ा सकते हैं, आपको लगता है। ये मैंने जो पढ़ा समझा मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। पहला कि योग सिर्फ फिजिकल नहीं है, दूसरा योग सिर्फ शारीरिक मानसिक और सिर्फ फायदा देने के लिए है, इतना ही योग नहीं है। तीसरा, योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। और चौथा, योग सिर्फ भारत से जुड़ा नहीं है, हर जगह इसका अभ्यास किसी न किसी रूप में कहते करते रहे। हो सकता है भारत में इसको योग बोल दिया गया, बाकी जगह इसको कुछ बोल दिया गया हो, लेकिन अभ्यास तो सभी लोग करते हैं। एक व्यक्ति जब सुबह उठ के दौड़ लगाता है तो वह भी योग ही कर रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे है। तो जो जिम जाता है तो वो भी योग कर रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह वो योग को समझ नहीं रहा। तो योग बहुत बड़ी विद्या है।
तो मुझे लग रहा है मिसकंसेप्शन ऑफ योग मैं बता पाया हूं। यह 4 तरह के मिसकंसेप्शन है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जो आपको ठीक लगे मुझे बताओ। फंडामेंटल्स ऑफ योग साधना, जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसी भी योग साधना में आप चाहे कर्म योग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, राज योग करें, इसका फंडामेंटल कैसे डिसाइड होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, इवन मैं इस चीज के लिए तो मैं किसी भी जीव को भी कहता हूँ, हाथी घोड़ा बिल्ली वो सब भी ऐसे ही। किसी भी जीव में 4 चीजें होती हैं, बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी। हम सभी लोग इन्हीं 4 चीजों के मिक्सचर हैं। सुटेबल कर सकते हैं, आपका हो सकता है किसी का बॉडी बहुत मजबूत है, किसी का बहुत एकदम पतला दुबला है, किसी का दिमाग बहुत तेज है, कोई बहुत इमोशनल है। तो हम सभी लोग इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन हैं, बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी। और हर व्यक्ति का जब कंपोजिशन अलग तो कुछ योग विद्याएं हैं जो सिर्फ माइंड पे काम करती हैं, सिर्फ बॉडी पे काम करती हैं, कुछ सिर्फ इमोशनल लेवल पे हैं, कुछ एनर्जी पे काम करती हैं। तो मेनली कोई योग ट्रेडिशन, चूंकि हमारा शरीर इन 4 चीजों से बना है, तो 4 डिफरेंट टाइप के आप योग कह सकते हैं। तो जो सिर्फ शरीर पे काम करे, बॉडी पे काम करे, उसको कर्म योग करते हैं। ठीक है, इस शरीर से जो काम करना आप चाहें, जो हमारा जो योग विज्ञान जो माइंड पे काम करता है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है, 4 विधाएं जो कि हम इन चारों चीजों के मिक्सचर हैं। तो इस तरह 4 मुख्य विद्याएं हैं। स्वामी जी के जो प्रेयर अगर आप देश में देखें क्या कहते हैं, डू दिस बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और नॉलेज। 4 चीज बोलते हैं, वही चारों चीज यहाँ है। तो जो लोग शारीरिक रूप से शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग वास्तव में कर्मयोगी होते हैं। वो इस शरीर से चाह रहे हैं कि मेरा जो विज्ञान है इस शरीर के स्तर पे काम करेगा। जो लोग माइंड के स्तर पे जब काम करते हैं, उसको ज्ञान योग कहते हैं। कुछ लोग इमोशनल बहुत होते हैं, वो लोग भक्ति योग के रास्ते पे उनको जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करें, भजन गाएं, वो सब चीजें, समर्पण करें, परफेक्ट समर्पण, जो सरेंडर, परफेक्ट सरेंडर जो होता है वो भक्ति योग होता है। और तीसरा है क्रिया योग। क्रिया योग मतलब जो एनर्जी के लेवल पे काम करे। तो इस तरह 4 तरह के योग हो गए, और हम सभी लोग इन्हीं चारों के मिक्सचर हैं। तो अब हम सभी लोगों को भी कैवल्य प्राप्त करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कर्म योग करें, भक्ति, कुछ तो हमें सुटेबल कॉम्बिनेशन, हम सभी लोग इन्हीं चारों से मिलकर बने हुए हैं। तो हमें कोई ये कहने मैं सिर्फ कर्म योग करता हूँ, मैं तो ज्ञान योग करता ही नहीं, मैं भक्ति योग करता नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। कि ये जरूर होगा किसी में कर्मयोग ज्यादा होगा, किसी में भक्ति योग ज्यादा होगा, लेकिन चाहिए हमें सब कुछ। तो इसीलिए यहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु जो फंडामेंटल योग साधना कि भाई हम इन चारों चीजों, हमारा शरीर इन चारों चीजों से मिलकर बना है, और इसमें से आप अपने देखें मेरी पर्सनालिटी में ज्ञान भाव की अधिकता है। तो ज्ञान भाव की अधिकता है, इसका मतलब आपको क्या कहते हैं, सांख्य योग या ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन क्या कर्म योग नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो यह काम होता है गुरु का। जब आप किसी गुरु के समक्ष जाते हैं, गुरु के अंदर ये क्षमता होती है, जो कभी गुरु शब्द को मैं डिटेल में बताऊं, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, यही शब्द है गुरु। तो जब आप सही गुरु के सामने जाते हैं, गुरु आपको देखते ही समझ जाते हैं कि इनके अंदर कर्मयोग का कितना पॉइंट है, ज्ञान योग का कितना परसेंटेज है, भक्ति योग कितना है और क्रिया योग कितना है। तो वो आपको ऐसी प्रैक्टिस बताएंगे कि चारों का कॉम्बिनेशन आप में हो जाए। तो आपको देखकर आपका पूरी केमिस्ट्री वो समझ जाते हैं, और उसी तरह से आपको योगाभ्यास सजेस्ट करते हैं।
देश योग में भी जब जब जुड़े रहते हैं लोग, कभी कभी आते हैं तो कुछ लोगों को बोला जाता है चलिए आप ये करिए, कुछ लोगों को तो बोला था आप भजन करिए, कोई गीत ही गाते रहते हैं, ऐसे अलग अलग लोग हैं। कुछ लोगों को सजेस्ट किया था नहीं आप मेडिटेशन खूब करिए। इसीलिए होता है कि उनकी पर्सनालिटी का बिल्डअप क्या है, कैसे लोग हैं, कि तमाम लोग किसी के नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं इनका ये नाम है तो इनको ये करना चाहिए। नाम बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप सही व्यक्ति के सामने जब पहुंचेंगे तो वह व्यक्ति आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं कि इनकी ये केमिस्ट्री है। यही योग साधना का फंडामेंटल है। तमाम लोग ऐसे होते हैं, मानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग साधना में गुरु बहुत जरूरी है। सिर्फ आप किताब पढ़ के योग कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपना कॉम्बिनेशन आप जानते ही नहीं पूरी तरह से, मेरे कितना परसेंट मेरे पे, मेरे अंदर इमोशनल हूँ कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत ही एक्टिव हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, यह चार चीजें जरूरी। तो इसलिए योग साधना में गुरु का महत्व है एकदम। देखिए 3 पॉइंट है, ये फंडामेंटल्स ऑफ योग साधना है। जब भी योग साधना करें गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही गाइड करे। कभी आप देखेंगे एक ही चीज का देश योग में ऐसे भी देखे, कभी कभी आप देखे एक ही प्रश्न मुझसे 10 लोग पूछते हैं और मैं 10 को कभी कभी अलग आंसर देता हूँ, किसी को कुछ बोलता हूँ किसी को कुछ बोलता हूँ। क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति का वो स्ट्रक्चर देख के, सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर केमिस्ट्री जैसे होता है, केमिस्ट्री अलग अलग हो, तो ये किसी भी योग साधना का फंडामेंटल